हैं संख्या पद्धति की सबसे पहली संख्या का नाम होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये सम्मिश्र संख्या हमारा टूट करके दो पार्ट में विखंडित हुआ है। एक बना है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या बना है, काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों ये जो वास्तविक संख्या होती है ये भी हमारा टूट करके दो भागों में देखिए बंट गया है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो परिमेय संख्या है ये देखिए चार भागों में टूट करके विखंडित हुआ है। पहला भाग इसका होता है शांत परिमेय संख्या, दूसरा जो होता है अशांत परिमेय संख्या, तीसरा जो होता है पूर्णांक परिमेय संख्या, इसको बोल सकते हैं क्या दोस्तों, बोल सकते हैं पूर्णांक परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक यहाँ परिमेय लिख लीजिए, पूर्णांक परिमेय संख्या। और जो तीसरा होता है ये पूर्ण परिमेय संख्या होता है, पूर्ण परिमेय। ठीक है, पूर्ण परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया परिमेय संख्या चार पार्ट में टूट गया है। पहला क्या है, शांत परिमेय संख्या, दूसरा क्या है, अशांत परिमेय संख्या, तीसरा क्या है, पूर्णांक परिमेय संख्या और चौथा क्या है, पूर्ण परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से दोस्तों ये जो परिमेय पूर्णांक संख्या होते हैं, ये पूर्णांक परिमेय जो संख्या होते हैं, ये पूर्णांक परिमेय संख्या हमारे दो पार्ट में टूट जाता है। इसका पहला पार्ट होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा पार्ट क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अभी जो धनात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों ये देखिए तीन पार्ट में टूट जाता है। पहला जो होता है वो समधन पूर्णांक होता है, दूसरा जो होता है वो विषम धन पूर्णांक होता है और तीसरा जो होता है उसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों इन्हें हम सम ऋण पूर्णांक और विषम ऋण पूर्णांक में दो पार्ट में तोड़े हैं, दो पार्ट में टूटता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको काफ़ी जानकारी इनमें से होगी भी और कुछ नहीं होगी, तो हमने सारे बातों को आपको बताया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये समधन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक और क्या देख रहे हैं, संपूर्ण संख्या के रूप में टूट गए हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में दोस्तों इसी धनात्मक पूर्णांक में जो ये तीन पार्ट में टूटे हैं इनमें आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो दोस्तों ये धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ये भी आते हैं, यहाँ पर आप इनको भी लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर इनको भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, भाज्य धन पूर्णांक, इसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या कह दीजिए, भाज्य संख्या, इसके भी बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और ये होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से ये टूटे रहते हैं। अब चलिए इनके बारे में हम समझाते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो सम्मिश्र संख्या होता है, यहाँ से देखिए दोस्तों जो सम्मिश्र संख्या होता है, सम्मिश्र संख्या वह दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों सम्मिश्र संख्या कितनी संख्याओं से मिलकर बना होता है, दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से संख्या से, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या जो होती है वह दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक क्या होता है, वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सम्मिश्र संख्या का व्यापक जो रूप होता है वह होता है a+bi। सम्मिश्र संख्या का ये क्या है दोस्तों, व्यापक रूप है a+bi, जिनमें a और b को हम वास्तविक भाग बोलते हैं दोस्तों और i को क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, a और b हमारे क्या होते हैं, a और b हमारे क्या होते हैं दोस्तों, वास्तविक भाग होते हैं। ठीक है, और जो i दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप है
जिनमें ए बी को वास्तविक और आई को काल्पनिक भाग कहा जाता है। दोस्तों ये आई क्या होता है, तो दोस्तों जो आई होता है इसका मान होता है अंडर रूट में -1। कहाड़ी के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसका मान -1। यदि किसी संख्या का गुणांक -1 दिखाई दे तो वह संख्या दोस्तों काल्पनिक संख्या होती है। किसी भी संख्या का गुणांक कहाड़ी के अंदर -1 दिखाई दे तो वह संख्या दोस्तों क्या होती है, काल्पनिक संख्या। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले लीजिए, कहाड़ी में हमने ले लिया -5, कहाड़ी में हमने क्या ले लिया, -5। तो दोस्तों ये जो कहाड़ी में -5 है इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, कहाड़ी में 5 गुणे कहाड़ी में -1। दोस्तों इस कहाड़ी में 5 को हम कहाड़ी में 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, कहाड़ी में -1। जब इनका हम गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कहाड़ी में 5 लिखा हुआ है, ये कहाड़ी में जो 5 लिखा हुआ है इसका गुणांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है कहाड़ी के अंदर। इसलिए इस कहाड़ी में 5 को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। कहाड़ी में 5 को क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। समझ पाए। और दोस्तों अगर जो हम इसे कहाड़ी में 5 को हम कहाड़ी में 5 गुणे कहाड़ी में -1 लिखे हैं, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो कहाड़ी में 5 आई लिख सकते हैं। आई को कहाड़ी में 5 के बाहर रखना है, कहाड़ी में केवल 5 रहेगा, आई हमारा कहाँ रहेगा, कहाड़ी से बाहर। तो दोस्तों जो कहाड़ी में -5 लिखा है उसे हम कहाड़ी में 5 आई लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सम्मिश्र संख्या का जो व्यापक रूप होता है इसमें ए और बी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 2 + 3i, 2 + 3i। तो दोस्तों 2 + 3i का मतलब क्या हुआ, 2 + 3i तो हमारा एक सम्मिश्र संख्या बन गया। इसमें 2 और 3 जो दिख रहे हैं ये हमारे वास्तविक भाग हैं और जो i दिखाई दे रहा है ये काल्पनिक भाग है। अगर जो इस i को हम 3 के साथ मिला दिए हैं तो ये 3i टोटल हमारा क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस 3i को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक भाग कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इस x को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। 5 को क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है। लेकिन 5 और x दोनों एक साथ मिल जाएं तो इनको अब हम चर कहेंगे, इन टोटल को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। उसी तरह से यहाँ 3 को हम क्या कहेंगे, वास्तविक भाग कहेंगे और i को क्या कहेंगे, काल्पनिक भाग। लेकिन जब 3 और i आपस में मिल जाएंगे दोस्तों तो इसे हम अब काल्पनिक भाग ही कहेंगे, इसे वास्तविक भाग नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हम 2 + 3i को अगर जो सॉल्व करें तो हमें क्या देगा, तो दोस्तों ये देगा 2 + 3i का मतलब होता है कहाड़ी में -1। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और इसे आगे तक सॉल्व करें तो 2 + ये 3 को हम कहाड़ी के अंदर ले आ सकते हैं तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। गुणे में इसके क्या रहेगा, -1। किसी भी संख्या को अगर कहाड़ी के अंदर ले जाएंगे तो इस कहाड़ी की जितनी भी यहाँ पावर होती है ना वह उस संख्या पे पावर चढ़ जाता है। तो दोस्तों इस कहाड़ी के पावर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, यहाँ 2 रहता है, यही 2 पावर यहाँ दोस्तों चढ़ जाएगा। तो इसे और आगे तक हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होगा और -1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 2 + कहाड़ी में 9 का 1 में गुणा करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसके आगे क्या है, प्लस और माइनस के गुणा से दोस्तों माइनस आता है। तो देखिए 2 + 3i को जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 + कहाड़ी में क्या दिखा, -9 दिखा। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों। सम्मिश्र संख्या आपको पता चल गया ना कि कोई भी संख्या अगर जो जैसे मान लीजिए एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2 + कहाड़ी में -5 लिखा तो ये दोस्तों हमारा क्या है, सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि ये जो -5 है कहाड़ी के अंदर ये काल्पनिक भाग हो जाएगा और ये जो 2 है ये वास्तविक भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यही जो हमारा कहाड़ी में -5 है इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 + कहाड़ी में 5 गुणे कहाड़ी में -1 लिख सकते हैं दोस्तों।
काड़ी में क्या लिख सकते हैं, -1। जब इनका गुणा करेंगे तो दोस्तों माइनस काड़ी में 5 ही आएगा। अब दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस काड़ी में 5, और जो काड़ी में -1 होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आई। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, एक सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप के ढंग में आकर के परिवर्तित हो गया। इसे हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप में है। यहाँ पे ए का मान क्या है दोस्तों, 2 है, और बी का मान क्या है, काड़ी में 5 है। इससे आप कंप्रोमाइज करा के देख सकते हैं। प्लस के पहले ए होता है तो यहाँ प्लस के पहले क्या दिया है, 2 दिया है, तो ए का मान यहाँ 2 होगा। आई का गुणांक बी होता है तो यहाँ आई का गुणांक क्या दिया है, काड़ी में 5 दिया है, तो बी का मान यहाँ क्या होगा, काड़ी में 5 होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये 2 और काड़ी में 5 को तो हम वास्तविक भाग बोलेंगे, लेकिन 5 आई को हम वास्तविक भाग नहीं बोलेंगे। ये मेरा क्या है, काड़ी में जो 5 आई दिया इसे वास्तविक भाग नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, काल्पनिक भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सम्मिश्र संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर जो दोस्तों आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में और ज़्यादा जाननी है तो जब मैं क्लास 11th का मैथ पढ़ाऊंगा जिसमें चैप्टर दिया है सम्मिश्र संख्या, उस चैप्टर में आप सम्मिश्र संख्या के बारे में और भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दोस्तों सम्मिश्र संख्या को हटा देते हैं। अब सम्मिश्र संख्या के बाद दोस्तों हम कहाँ चलते हैं, तो सम्मिश्र संख्या के बाद हम चलते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या के पास, क्योंकि ये सम्मिश्र संख्या 2 भाग में टूटा है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, इनको देख लीजिए। तो दोस्तों हम देखेंगे वास्तविक संख्या, क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या जो होती हैं यह 2 तरह की होती हैं। वास्तविक संख्या कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की। वास्तविक संख्या जो होती हैं ये कैसे बनी है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं यह दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैंने 2 लिखा, ये हमारा वास्तविक संख्या है। 3 लिखा, ये भी वास्तविक संख्या है। हमने 2.5 लिखा, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। हमने 2.3333 लिखा दोस्तों, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, और ले लीजिए 2.5649 डैश डैश डैश, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों मैंने काड़ी में ले लिया 2 को, काड़ी में ले लिया 3 को, काड़ी में ले लिया 4 को, काड़ी में ले लिया 5 को, काड़ी में ले लिया 6 को। ये जितने भी मैंने काड़ी में संख्या लिख दिया है ये टोटल संख्या दोस्तों हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं आप जान गए कि ये हमारे सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दिख रही हैं। दोस्तों इसको हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, और ये दोस्तों अपरिमेय संख्या, ये जो देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसको दोस्तों हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के द्वारा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बारे में समझाते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो दोस्तों परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में क्या करें, प्रदर्शित कर दें। ठीक है दोस्तों, जिनमें P हमारा क्या होता है दोस्तों, P हमारा पूर्णांक होता है और Q भी हमारा पूर्णांक होता है। P और Q दोनों के दोनों दोस्तों क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं। परंतु यहाँ एक बाउंडेशन है दोस्तों कि Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। अगर Q की वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर Q की वैल्यू 0 नहीं होती है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। बाकी आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी आप यहाँ पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों,
तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में हम दर्शा सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्या देखा जाए दोस्तों तो पूर्णांकों से ही बनता है, लेकिन इसके हर में जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इस q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। दोस्तों एग्जाम्पल दे दें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या है। कैसे है, इसके बटे दोस्तों 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के बटे यदि कुछ नहीं लिखा है तो 1 छिपा हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे ये p/q के रूप में हो गया। p का मान 2 है, q का मान क्या है दोस्तों 1 है, तो इसलिए इसको परिमेय संख्या कहेंगे। हमने -3 ले लिया दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसके भी बटे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ p का मान -3 है और q का मान दोस्तों क्या है 1 है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और परिमेय संख्या बताइए किसे बोलेंगे। जैसे दोस्तों हमने ले लिया 2.5, तो ये 2.5 दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है। कैसे है दोस्तों, जब 2.5 को देखा जाएगा तो इसके बटे दोस्तों क्या छिपा हुआ रहेगा 1, क्योंकि इसके बटे तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ 1 छिपा रहता है। हर एक संख्या के बटे 1 होता है दोस्तों, यदि कुछ न दिखाई दे बटे में तो 1 होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ दशमलव के पीछे अगर हम देखेंगे तो एक ही अंक केवल 5 दिखाई दे रहा है, या ऐसे समझिए कि दशमलव केवल 1 अंक के आगे लगा है, 1 अंक को क्रॉस करके आगे पहुंच गया है, या दशमलव के पीछे खाली 1 अंक दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है 5। तो दोस्तों दशमलव के पीछे जब 1 अंक है तो हम यहाँ 1 0 लगाएंगे और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम 5 के पहाड़ा से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, सॉरी 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों जब हमने काटा तो ये 5 बटे क्या आ गया 2। तो दोस्तों 2.5 के बारे में हमने आपको दिखाया कि 2.5 का रूप कैसा मिला, 5/2 मिला। तो दोस्तों देखिए p का मान एक पूर्णांक है, q का मान भी क्या है एक पूर्णांक है, और ये p/q के रूप में है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी दोस्तों देखिए, और भी देखिए परिमेय संख्या दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 2.33333, यानी ये बार बार आ रही है। तो दोस्तों ये 3 देखिए बार बार आ रहा है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है 2.3 पे बार, मतलब ये 3 हमारा क्या है रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। तो दोस्तों ऐसे संख्या को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों परिमेय संख्या कैसे होते हैं, इनको p/q के रूप में दोस्तों कैसे दर्शाया जाता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं दर्शा करके आपको दिखा दूंगा कि इनका p/q रूप क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिख दें दूसरी एक संख्या ले लीजिए 3.4689। ठीक है दोस्तों, तो क्या इस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बटे 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के बटे 1 होता है ना दोस्तों, अभी बता रहे हैं। और दशमलव के पीछे देखेंगे 1 2 3 4 अंक दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ जैसे ही हम 4 0 लिखेंगे नीचे तो ये दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए p/q के रूप में हमारी संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, ये संख्या कैसा हो गया p/q के रूप में हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या। ये हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों पूर्णांक है। दोस्तों और ले लीजिए, जैसे हम 2/-5 लिख दें तो 2/-5 भी हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो दिख रहा है 2, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये p का मान कहलाएगा दोस्तों, और ये भी हमारा क्या है पूर्णांक है, ये भी हमारा क्या है पूर्णांक है। तो ये किसका मान कहलाएगा q का। तो आप देख सकते हैं p/q के रूप में संख्या दिखाई दे रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है पूर्णांक है। तो दोस्तों कोई भी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, वो हमारा एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन दोस्तों q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। p/q जो आपको समझा रहे हैं बटे के रूप, जैसे संख्या p/q के रूप में, ये भी संख्या p/q के रूप में है, तो नीचे वाला अंक दोस्तों कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब कहें 5/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए q का मान क्या आ गया है 0 आ गया है, इसलिए हम बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना। तो बटे के नीचे यदि 0 आ जाता है तो परिमेय संख्या नहीं है। बाकी कोई भी संख्या हमारा पूर्णांकों में से ले सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पूर्णांक आपको पता होगा
पूर्णांक आपको पता होगा, यदि नहीं पता है दोस्तों तो आगे हम लोग देखेंगे पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्यथा देख लीजिए पूर्णांक के बारे में ही देख लीजिए, इसमें क्या पूर्णांक हमारे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूर्णांक आया है, इसी उस समय आपको समझा देंगे। ठीक है, अभी आपको हमने क्या समझाया, परिमेय संख्या। अब दोस्तों हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के पास। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है देख लीजिए, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होती है उनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अपरिमेय संख्या होगी उसे P/Q के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति जो होती है वो एक क्रम में नहीं होती है, अनावर्ती उसे हम बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कौड़ी में 2 है, इसका मान 1.414 और भी आगे बढ़ता जाता है, अनेक संख्याएं आती हैं, अलग अलग की संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा क्या होता है दोस्तों, एक परिमेय संख्या नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। कौड़ी में 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एक और बात समझिए दोस्तों, कौड़ी में 3 ले लीजिए, कौड़ी में 5 ले लीजिए, कौड़ी में 4 को भी ले लीजिए। अब दोस्तों इनको हम समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों कौड़ी में 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, कौड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या है, कौड़ी में 4 हमारा परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे कैसे ये परिमेय हो गया और ये सब अपरिमेय हो गए, ये भी अपरिमेय हो गया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जब किसी पूर्णांक संख्या का कैसे संख्या का पूर्णांक क्या होता है, पूरा मतलब कम बेसी नहीं। जैसे मान लो हम 2.1 को कहेंगे तो ये पूर्णांक नहीं है, 2 हमारा पूर्णांक है, 3 हमारा पूर्णांक है, 1 हमारा पूर्णांक है, 4 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। इस तरह की संख्याएं हमारे पूर्णांक संख्या पूरा होना चाहिए दोस्तों, कटपिट उसमें नहीं होना चाहिए कि 2.2 ले लो, 2.4 ले लो, 3.1 ले लो। ऐसे दोस्तों संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या नहीं बोलते हैं, मतलब पूर्णांक पूरा नहीं उसको बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारे पूर्णांक में काउंटिंग अभी नहीं किए जाएंगे, हम ऐसे संख्या बोल रहे हैं, पूर्णांक मतलब पूरा संख्या लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करिए, पूर्णांक संख्या ऐसे किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने से यदि ये प्राप्त होता है तो हम कहेंगे ये क्या है, परिमेय है। अगर ये प्राप्त नहीं होता तो हम बोलेंगे परिमेय नहीं है। दोस्तों बताइए कौन ऐसी एक पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई पूरा संख्या ही नहीं है। 1 का वर्ग यदि आप करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग आप करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9 आएगा। क्या ये 2 आ रहा है, हमारा कौड़ी में 2 आ रहा है किसी संख्या का वर्ग करने से, यानी 2 हमारा नहीं आ रहा है दोस्तों। कौड़ी को हटाइए, 2 देखिए नहीं आ रहा है। अगर कौड़ी में लिखा है तो हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे दोस्तों क्या 2 के वर्ग करने से देखिए कौड़ी में 3 आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब किसी के वर्ग करने से कौड़ी में 3 नहीं आ रही है। समझ पा रहे हैं। इस 1 का वर्गमूल अगर हम निकालें दोस्तों तो 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालें तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब इन संख्याओं के वर्ग करने से ये प्राप्त हुआ। 1 का वर्ग करने से देखिए 1 का वर्ग करके 1 लाए हैं और इसका वर्गमूल निकालने से फिर 1 मिल जा रहा है। 2 का वर्ग करने से 4 आया, लेकिन 4 का जब वर्गमूल निकाले तो 2 आ गया। 3 का वर्ग करने से 9 आया और इसका वर्गमूल निकाले तो 3 आ गया। तो दोस्तों उसी तरह से 4 जो है ना, ये 2 का वर्ग है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। लेकिन इन सब संख्याओं का वर्गमूल दोस्तों नहीं पूरा निकलेगा, क्योंकि ये किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग नहीं है। इनका वर्गमूल निकालेंगे 2 दशमलव करके कुछ आएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.732 ऐसे करके आएगा दोस्तों, और आगे तक ये चलता रहेगा। ठीक है, खत्म होने वाला ही नहीं है। इसी कारण दोस्तों हम क्या कहते हैं, इनको अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। और इसको क्या बोलेंगे, परिमेय। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूरा। जिस संख्या का वर्गमूल हम पूरा कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसे समझिए किसी संख्या का यदि हम वर्गमूल पूरा ना निकाल पाए तो उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे, जैसे कौड़ी में 8, बताओ कौड़ी में 8 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोस्तों आप जानेंगे कि ऐसा कोई एक पूरा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने से 8 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने दिखाया कि 2 का वर्ग करने से 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करने से क्या मिलेगा, 9। क्या 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
3 का वर्ग करने से 9 आ रहा है ना, 8 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों इस 8 को बोलेंगे परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि किसी भी एक पूर्णांक संख्या पूरा संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमारा कहानी में 8 नहीं मिल रहा है। किसी भी संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं, देखिए 2 का किए तो 8 नहीं आया, 3 का किए तभी 8 नहीं आया। इसलिए इस 8 को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों अपरिमेय संख्या बहुत से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 7 बोल दिया, यहाँ 6 बोल दिया है ना, यहाँ 10 बोल दिया, और ले लीजिए 11 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, चलिए यहाँ 11 ले लीजिए, और क्या लेंगे 12 लेंगे, है ना, 13 लेंगे। ये सब दोस्तों हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, सब हमारे अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्योंकि ये किसी भी ऐसे पूरा संख्या के वर्ग करने से प्राप्त होने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। ये 7 किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग करेंगे, कोई एक पूरा एक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा संख्या को लेना है। हमने जैसे कहा कि मतलब पूरा खाना खाओ, मतलब पूरा रोटी खा जाओ। अब पूरा रोटी का मतलब ये क्या समझेंगे, शांत परिमेय संख्या। तो दोस्तों शांत परिमेय संख्या क्या होती है, तो दोस्तों शांत परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो भाग देने पर पूरा क्या हो जाए, कट जाए। मतलब भाग देने पर वो क्या हो, पूर्ण रूप से मतलब डिवाइड हो जाए। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 बटे ले लिया 2, अब हम इसको जानना चाहते हैं कि ये शांत है कि नहीं है। तो दोस्तों 2 से हम 5 में भाग करेंगे, इस 2 से 5 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 दूना दोस्तों क्या होता है, 2 दूना यहाँ 4 होता है। अब दोस्तों 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ दोस्तों दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 बचे दोस्तों कितना होगा, 10। तो देखिए दोस्तों 2 से जब मैंने 5 को भाग किया तो पूरा कट गया, ठीक है दोस्तों। तो शांत परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पूरा भाग देने पे क्या हो, कट जाए। तो ऐसे संख्या को हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ ले लिया 12/2। तो दोस्तों यदि हम 2 से 12 में भाग करेंगे तो 2 से हमारा 12 क्या होगा दोस्तों, 6 बार में कट जाएगा। 2 से 12 क्या होगा दोस्तों, 6 बार में कट जाएगा। 2 6 का 12, यहाँ देखिए कट जा रहा है, ये पूरा कट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था कि यदि किसी परिमेय संख्या को हम भाग कर रहे हैं, हर से अंश में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और भाग देने पर वो पूरा कट जाए, शेषफल मेरा कुछ ना बचे, 0 बचे, उस कंडीशन में दोस्तों उस परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, शांत परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दूसरी दोस्तों कंडीशन और होती है शांत परिमेय संख्या पता करने का, उसका फार्मूला देखिए। तो दोस्तों परिमेय संख्या जो होती है वो तो P/Q के रूप में होती है, और ये परिमेय संख्या का शाखा ही तो है शांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ये शाखा है ना। तो दोस्तों परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q में, P/Q के रूप में होती है। तो दोस्तों शांत परिमेय संख्या पता करने का एक और तरीका होता है। ये जो Q दिखाई दे रहा है जिसे हम हर बोल रहे हैं, इस Q की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में यदि दिखाई दे रही है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, इस रूप में दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं दिखाई दे रही है तो दोस्तों हम कहेंगे वो परिमेय संख्या अशांत होगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए एक और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास 1/20 क्या है, 20 है दोस्तों, 1/20 क्या है, 20 है। तो हम देखेंगे क्या 1/20 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों मान लीजिए हमें बिना भाग दिए ही पता करना है। मान लीजिए 20 से अगर 1 में हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए दे के अभी दिखा दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा। अभी भी 20 से ये 10 है, छोटा है ये 10, तो नहीं भाग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जब 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब 20 का 100 में भाग दोस्तों 5 बढ़ जाएगा, 20 बच्चे कितना होगा 100। देखिए पूरा कट जा रहा है दोस्तों, कितना बार में, 0.05 बार में। तो दोस्तों इस 1/20 का दशमलव प्रसार कितना है, 0.05। दोस्तों इस दशमलव के आगे 0 लगा दिया जाता है, ठीक है। दशमलव के आगे जब कोई अंक नहीं रहता है तो 0 लगा देते हैं, इस दशमलव की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। दशमलव की स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, 0। तो दोस्तों 1/20 हमारा क्या है, शांत परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब शांत परिमेय संख्या के अंतर्गत इसका हमने जो एक फार्मूला बताया 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n,
ठीक है दोस्तों, उसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसके हर को हम देखते हैं क्या, ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, या दोस्तों इसी फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m। ठीक है, कोई पावर किसी के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारा हर है इस रूप में दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम 20 को काटते हैं ऐसे 20 का फैक्टर करें तो ये 2 से 10 बार में कटेगा, फिर दोस्तों 2 से काटें तो ये 5 बार में कटेगा, और फिर इस 5 को काटें तो 1 बार में कटेगा। 2 के पहाड़ा 10 बार कटेंगे तो 20, 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और 5 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। तो दोस्तों मैंने जब 20 का फैक्टर लिखा, इस 20 का फैक्टर जब मैंने किया तो क्या क्या आया, 2 आया, गुणे में 2 आया, गुणे में 5 आया। तो दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कितना आया है, 2 हमारा कितना आया, 2 को आया तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, और दोस्तों गुणे का चिन्ह लगा करके 5 मेरा कितना आया, 1 आया। तो यहाँ 5 के पावर आप 1 लिखिए या मत लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो ये हमारा हर है ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं है। जैसे यहाँ 2 चाहिए तो देखिए 2 है, कुछ घात यहाँ चाहिए, n का मतलब कुछ पावर चाहिए तो देखिए n का यहाँ कुछ मतलब पावर भी दिख रहा है, n का मतलब यहाँ पावर होना चाहिए। 5 चाहिए, देखिए 5 दिख रहा है, और कुछ पावर चाहिए तो पावर भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिस संख्या के हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m दिखाई देते हैं वो हमारा क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, एक दूसरी भी और भी इसमें फार्मूला देखिए, अगर जो केवल हर में ये जो हर दिखाई दे रहा है 1/20 में ये 20 जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ही मान लीजिए और भी तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने 1/4 लिया तो 1/4 भी हमारा क्या है, शांत है। लेकिन दोस्तों ये जब 4 को हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर को जरा सा समझिए, 4 का फैक्टर क्या होगा। यहाँ देखिए अगर दोस्तों हम 4 को काटेंगे तो 2 दूनी का क्या होगा 4, फिर 2 से काटेंगे कट जाएगा। तो दोस्तों हम 1/4 का फैक्टर 1 क्या निकालें, 2 गुणे 2 निकालें, और 1 इसे 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी 2 ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ 5 आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके पावर आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस रूप में देखिए हमारा क्या है, दिखाई दे रहा है 2 के पावर n होना चाहिए और 5 के पावर m। तो यहाँ देखिए 5 के पावर m के रूप में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे संख्या को भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जिसमें केवल 2 ही दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए इसको मिटका करके थोड़ा सा हम आपको और समझाना चाहेंगे कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में दिखाई दे, इस रूप में दिखाई दे, तो हम कहेंगे वो परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। और दोस्तों यदि उसका हर 2 के पावर खाली n के रूप में दिखाई दे, तब भी आप कहेंगे कि वो शांत परिमेय संख्या है। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके गुणे में आप 5 के पावर 0 लगा सकते हैं। यदि दोस्तों हर में केवल 5 के पावर m ही दिखाई दे रहा है, यही खाली 5 दिखाई दे रहा है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों हम बोले 1/25 हमारा शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों ये जो 25 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ तो हमारा 5 आ रहा है, लेकिन 2 आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों नहीं आ रहा है तो आप यहाँ चाहे तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। अगर नहीं 2 के पावर 0 लिखना चाहते हैं तो ये वाला नियम को मिला लीजिए कि हमने बताया है कि खाली 5 के पावर m दिखाई देगा तब भी शांत होगा, खाली 2 के पावर देखिए यहाँ पर खाली 2 के पावर n दिखाई देगा तब भी शांत होगा। यहाँ देखिए 2 के पावर m दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 5 के पावर m के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 के पावर m के रूप में दिख रहा है, इसलिए इसको शांत बोलें। ये 2 के पावर n के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये शांत है। और ये दोनों रूप में दिखाई दे रहा था, इसका फैक्टर ये दोनों रूप में दिखाई दे रहा तभी ये शांत था। तो दोस्तों यदि हर, मेरे कहने का मतलब किसी परिमेय संख्या का हर केवल 2 के पावर n के रूप में हो तब भी शांत होगा, केवल 5 के पावर m के रूप में हो तब भी शांत होगा, और 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m इन दोनों रूप में हो तब भी वो शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना भाग दिए भी हम पता कर सकते हैं कि ये दी हुई परिमेय संख्या हमारा शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम भाग देकर भी पता कर सकते हैं, दोनों नियम हमारे पास होता है। तो दोस्तों शांत परिमेय संख्या उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम ले चलते हैं आपको अशांत परिमेय संख्या की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अशांत परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत ही इजी है। जो संख्या हमारा शांत परिमेय संख्या नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अशांत परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या न हो
उसी को हम क्या कहेंगे, अशांत परिमेय संख्या। जैसे दोस्तों 1/3 ले लीजिए, तो 1/3 का मतलब दोस्तों 3 से हम 1 में भाग करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग किया जाता है। दोस्तों यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाने पे 1 बचा, दशमलव है तो दोस्तों फिर 0 आएगा, 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, घटाएंगे दोस्तों 1 आएगा, फिर दशमलव है तो 0 आएगा, 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। दोस्तों ये हमेशा 1 आएगा, दशमलव हमेशा 0 उतारेंगे फिर 3 बार भाग जाएगा, ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका आपने देखा क्या आया, 0.333, ये बार बार आ रही है दोस्तों, 3 कितना बार आएगी, बार बार, जितना मन के उतना भाग करते रहिए 3 ही आएगा। तो दोस्तों ये अशांत है, अशांत का मतलब ये रुक नहीं रहा है, चल ही रहा है, भाग हमारा चल ही रहा है, रुकने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी हमारा परिमेय संख्या है, 0.33 जो मैंने लिख दिया है, ये बार बार एकदम 3 ही आ रहा है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या है तो क्या है, अशांत परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अशांत परिमेय संख्या आपको समझ में आया कि यदि हम हर से अंश में भाग दे रहे हैं और शेषफल मेरा कभी 0 बन ही नहीं रहा है, हर से अंश में भाग देने पर शेषफल मेरा कभी 0 नहीं बन रहा है, बार बार कुछ न कुछ शेष बचता जा रहा है और हमारी भाग निरंतर चलती ही जा रही है, तो ऐसे को दोस्तों हम क्या कहेंगे, अशांत परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अशांत परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, अशांत के बाद क्या आती है, पूर्णांक परिमेय संख्या। दोस्तों पूर्णांक देखिए, पूर्णांक परिमेय संख्या, दोस्तों पूर्णांक परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ समझना है। तो दोस्तों पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा। अब परिमेय संख्या का मतलब उसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकें। तो दोस्तों यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश और भी आगे तक की जितनी संख्या होती है अनंत तक ले लीजिए। इधर आइए -1, -2, -3, दोस्तों डैश डैश इसको भी कहाँ तक ले लीजिए, अनंत तक ले लीजिए। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा है। देखिए यहाँ पूरा 1 है, पूरा 2 है, पूरा 3, पूरा 4, पूरा 5, पूरा 0, पूरा पूरा -1, पूरा पूरा -2, मतलब टोटल ये पूरा पूरा है। इन्हें कि ये -1.2 है, तो ये -1.3 है, तो ये 2.5 है, तो ये 3.7, ऐसा कुछ है, मतलब दशमलव में नहीं है, पूरा पूरा ये संख्याएं हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनको परिमेय कैसे बोल देते हैं, तो दोस्तों इनके बटे 1 छिपा हुआ है, हर एक संख्या के बटे क्या है, 1 है दोस्तों। किसी के बटे 1 यहाँ लिख सकते हैं, जो भी संख्या उसके बटे आप क्या लिख सकते हैं, जितनी भी संख्या यहाँ पर हैं आगे भी जो होंगे उनके बटे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ संख्या इनके बटे दिया नहीं है। तो ये देखिए P/Q के रूप में हो गया ना, ये ऊपर वाला P का मान हो गया, ये नीचे वाला किसका मान हो गया, Q का मान, तो ये P/Q के रूप में हो जा रही हैं, इसलिए इनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। आप पूर्णांक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये पूरा पूरा था। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक परिमेय संख्या कैसी परिमेय संख्या होती है, जो पूरा पूरा हो और P/Q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, तो इनके बटे भाई 1 होता है। पूर्णांक परिमेय संख्या के बटे सदैव 1 ही होता है, जो भी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी उनके बटे सदैव 1 आएगा, 1 के अतिरिक्त कुछ और आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, जो पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब पूर्णांक परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या के बाद देखते हैं क्या है, पूर्ण परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, पूर्ण परिमेय संख्या। तो यहाँ देख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं पूर्ण परिमेय संख्या। दोस्तों पूर्ण परिमेय संख्या क्या होती है, तो दोस्तों ये जो पूर्णांक संख्या हमने लिखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मैंने लिखा था ना, अनंत तक ये था हमारा गया था, और इधर दोस्तों -1, -2 ऐसे करके ये भी मेरा अनंत तक जा रहा था। ये क्या था, पूर्णांक परिमेय संख्या था। तो दोस्तों इसमें से माइनस वाले संख्या को निकाल दीजिए, तो माइनस वाले संख्या को निकाल देंगे तो 0 से लेकर के ये धनात्मक हमारे पूर्णांक बचेंगे, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इधर वाले हमारे ऋणात्मक पूर्णांक थे जिसको निकाल दिए हैं। तो यदि हम धनात्मक पूर्णांक में 0 को क्या करें, मिला दें, धनात्मक पूर्णांक में यदि हम 0 को क्या करें, मिला लें, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण परिमेय संख्या। या दूसरे भाव में ये भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं दोस्तों, इस धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लें, इस प्राकृत संख्या में किसको सम्मिलित कर लें, 0 को सम्मिलित कर लें, तो उसे हम पूर्ण परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी प्राकृत संख्या में जब 0 को भी लिख लिया जाएगा तो हमारा पूर्ण परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, या ऐसे बोल सकते हैं कि धन पूर्णांक में, इसको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक में दोस्तों जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पूर्ण परिमेय संख्या भी आपको ये जो लिखा हुआ है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए, पूर्णांक परिमेय संख्या यहाँ पे 2 पार्ट में बंट गया है। तो दोस्तों पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों अभी हमने समझाया कि 0 की इधर जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे हैं। तो दोस्तों यही जो संख्याएं हमारे प्राकृत संख्याएं जो दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक। ये धन प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, इसको धन प्राकृत संख्या बोलते हैं, ये वाले नंबर को। तो दोस्तों ये जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इनके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धन पूर्णांक कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह न लगा हो, वो क्या होता है, धन पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्राकृत संख्या हो और उसके आगे यहाँ चिन्ह लग गया हो माइनस का, ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा धन पूर्णांक संख्या नहीं है, ये ऋण पूर्णांक संख्या हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या के बारे में आपको समझ में आया। देखिए एक बार और आपको धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बारे में समझा देते हैं। दोस्तों आप जब संख्या रेखा कोई खींचते हैं तो यहाँ बीच में लेते हैं 0 और 0 किधर लेते हैं 1 2, दाएं साइड में, ये हमारा दायां पक्ष होता है जिसे RHS बोलते हैं, और 0 के बाएं साइड को हम LHS बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0 की इधर हमारे सब के सब पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और इस साइड में सब निगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों 1 2 ऐसे मान लीजिए, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 अनगिनत आपकी संख्याएं और भी आगे ऐसे 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक जाएगा। इधर अगर हम आते हैं तो क्या आएगा, -1 और क्या आएगा, -2 और क्या आएगा, -3 और क्या आएगा, -4 और आगे चलेंगे तो ऐसे -5, ये कहाँ तक चलेगा, माइनस अनंत तक चलेगा दोस्तों। तो 0 के इधर ये जितनी संख्याएं दोस्तों दिखाई दे रही है, 0 को मत देखिए, 0 को छोड़ करके इधर जितनी संख्याएं देख पा रहे हैं, कहाँ तक, अनंत तक, इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। और 0 को छोड़कर इधर वाले जितने हमारे ये संख्याएं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जिनके आगे माइनस का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। तो दोस्तों एक ही में आपको कन्फर्म हो जाता है कि धन पूर्णांक के आगे हमारा धन का चिन्ह छिपा रहेगा, ऋण का चिन्ह नहीं दिखाई देगा, और ऋण पूर्णांक के सामने यहाँ ऋण का चिन्ह दिखाई देगा, धन का चिन्ह नहीं यहाँ दिखाई देगा। तो ऋण पूर्णांक के आगे दोस्तों माइनस का चिन्ह सदैव लगा रहता है, धन पूर्णांक के आगे प्लस का चिन्ह लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया 5, अब आपसे पूछूं कि ये धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि ये धन पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे धन का चिन्ह छिपा हुआ है। दोस्तों मैंने इसे लिख दिया 25, अब पूछें कि धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे धन पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हमने यहाँ माइनस लगा दिया, अब पूछूं कि बताइए धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, तो दोस्तों आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऋण पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। इनके बाद हमारा क्या आता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बाद दोस्तों क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, ये कितने पार्ट में इसको हमने बांटा है। तो दोस्तों यहाँ से अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, संपूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप धनात्मक पूर्णांक का देखिए कितनी शाखाएं हैं, इनके बारे में समझ लीजिए। दोस्तों भाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस संख्या से, भाज्य संख्या से। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे भी संख्या से वो विभाजित हो जाती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ 10 ले लिया, तो दोस्तों 10 को अगर जो हम 10 से भाग करें तो ये 10 से 10 तो कट जाएगा ना एक बार में। दोस्तों इस 10 को अगर जो मैं 2 से भाग करूं तब भी ये देखिए कट जाएगा। दोस्तों इस 10 को अगर जो मैं 5 से भाग करूं तब भी ये देखिए कट जाएगा। तो दोस्तों ये 10 क्या है, अपने के अतिरिक्त दूसरे भी संख्या से देखिए भाग देने पर कट जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों ये देखिए 12 जैसे है, अगर जो दोस्तों 12 से भाग किया जाए तो 12 कम 12 देखिए कट जा रहा है। फिर इसी 12 को अगर जो दोस्तों हम 2 से काटें तो 2 छक्का 12, अगर जो दोस्तों इसी 12 को अगर हम 3 से काटें तो 3 चौका 12, अगर इसी दोस्तों 12 को हम 4 से काटें तो 4 तिहाई 12, अगर दोस्तों इसी 12 को हम
6 से काटें तो 6 दूनी 12। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह 12 अपने के अतिरिक्त दूसरे भी संख्या से कट जा रहा है। अपने के 12 तो अपने 12 से कट ही रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे भी संख्या से वो विभाजित हो जाती है, भाग देने पर वो कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाज्य संख्या के बाद यहाँ अभाज्य संख्या का ही नंबर है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटती है या विभाजित होती है, बोल सकते हैं विभाजित होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होगा वह एक से कटेगा और स्वयं से विभाजित होगा और किसी से वो विभाजित नहीं हो सकता है। ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। दोस्तों एक से तो हमारा भाज्य संख्या भी कटता है, तो एक से इस दुनिया के हर एक नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो एक के बारे में आप ना सोचें, आप स्वयं से, यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए 5, इस 5 को हम खाली 5 से ही काट सकते हैं और किसी संख्या से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं, तो 5 हमारा अभाज्य संख्या माना जाएगा। दोस्तों अगर हम 3 की बात करें तो 3 हमारा किससे कटेगा? खाली 3 से कटेगा, इसलिए 3 से 3 हम काटेंगे, एक बार में कटेगा। देखिए 3 से मैंने 3 को एक बार में काट दिया। ये 3 किसी और संख्या से कट सकता है? नहीं कट सकता है, इसलिए दोस्तों इस 3 को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम 2 को ले लेते हैं, तो अगर ये 2 को काटा जाए तो 2 तो 2 ही से कटेगा ना, 2 एक कम, तो और किस संख्या से 2 कट सकता है? किसी संख्या से नहीं कट सकता है ना दोस्तों। मतलब पूरा इसको हमें काटना है दोस्तों, तो बताइए खाली 2 ही से तो कट सकता है, इसीलिए दोस्तों हम क्या कहेंगे? इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से ही कटे। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों आप 7 को ले सकते हैं, और दोस्तों बताइए किसके ले सकते हैं? 11 को ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं? 13 को ले सकते हैं, है ना। 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये सब अभाज्य संख्याएं, केवल अपने ही पहाड़ा में आएगा और किसी के पहाड़ा में आने वाला नहीं है। ठीक है, ये केवल 7 के ही पहाड़ा में आएगा और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। मैंने कहा ना, 1 के पहाड़ा में तो दुनिया का सब अंक आ जाएगा, यानी 1 से सब कट जाएगा, लेकिन ये केवल अपने स्वयं पहाड़ा में आएगा, 1 के और अपने पहाड़ा में, और किसी के पहाड़ा में नहीं आ सकता है। तो दोस्तों एक और स्वयं से जो विभाजित न हो, एक और स्वयं से जो विभाजित न हो, ठीक है, एक और स्वयं से विभाजित हो, मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ, एक और स्वयं से जो विभाजित हो, मतलब 1 से हो और स्वयं से हो और किसी से विभाजित न हो, ऐसे संख्या को दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों एक बात और समझ आइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो अभाज्य संख्या हमारा होता है इसे हम सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। ठीक है, ये धनात्मक संख्या दोस्तों होती है। सबसे छोटी धनात्मक सम अभाज्य संख्या हमारी कौन होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी अगर हमें सम अभाज्य संख्या बताना हो, सबसे बड़ी अगर हमें अभाज्य संख्या बताना हो तो दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अभाज्य संख्या पता चल पूर्णांक, सम धन पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, सम धन पूर्णांक क्या होता है? तो दोस्तों सम धन पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में जरा सा जानिए। दोस्तों सम धन पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जो धनात्मक हो और 2 से विभाजित हो। जैसे दोस्तों 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ। तो दोस्तों ये जितने भी 2 के टेबल में आने वाले हैं, 14 के बाद क्या होगा? 16, 18, 20, 22, 24, 26, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो? विभाजित हो जाए, उसे हम समधन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो संख्या हमारा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके आगे प्लस का चिन्ह रहना चाहिए। यहाँ प्लस का चिन्ह देखिए सभी के पास छिपा हुआ है, और इनमें से किसी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि अगर हम 2 से काटे तो ये पूरा न कट जाए। देखिए कट जा रहा है, 2 से इसको काटे 12 बार में कट गया, 2 से इसको काटे 13 बार में कट गया, 2 से 22 को काटे थे 11 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, तो सम धन पूर्णांक क्या होता है? सम धन पूर्णांक वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पे पूरा क्या हो? विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बताते हैं आपको विषम धन पूर्णांक क्या होता है। ये विषम मान लीजिए, विषम धन पूर्णांक।
तो दोस्तों विषम धन पूर्णांक वह पूर्णांक होते हैं जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा न कटे। जैसे दोस्तों मान लीजिए 5 है, मतलब शेष बच जाए। दोस्तों हमें दशमलव नहीं काटना होता है। जैसे 2 से मैंने 5 में भाग दिया तो 2 से हमारा 5 का 2.5 बार में कटेगा। तो देखिए पूरा पूरा थोड़े ना, मतलब ये एक पूर्णांक के रूप में थोड़ी कट रहा है, तो दशमलव के रूप में कट रहा है, हमें पूर्णांक के रूप में काटना है। तो दोस्तों हम जब 2 से 5 में भाग देते हैं तो 2 दूनी कितनी हो जाती है 4, घटाना करने पे कितना बच गया 1। देखिए यहाँ पे शेष बच जा रहा है, पूरा पूरा नहीं कट पाया ये। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम जब भी भाग देंगे तो यहाँ एक पूर्णांक के रूप में ही भाग देकर चेक करेंगे। तो दोस्तों हम 5 को क्या कहेंगे, 5 को हम कहेंगे कि हमारा ये जो 5 है ये विषम धन पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे देखिए धन का भी चिन्ह है। तो दोस्तों आपको विषम धन पूर्णांक समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों एक बात और बता दें कि गिनती में के जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दोस्तों नंबर ले लीजिए। तो इसमें ये जो पहली संख्या होती है विषम होती है। अब इसके बाद एक को छोड़ दीजिए तो ये भी हमारा विषम संख्या होता है, इसे विषम धन पूर्णांक कहते हैं। फिर एक को छोड़िए तो ये भी विषम, फिर एक को छोड़िए ये भी विषम। तो दोस्तों ऐसे एक को छोड़ छोड़ करके एक एक संख्या को छोड़ छोड़ के हम जब आगे वाली संख्या को पकड़ते जाएंगे तो सभी के सभी हमारे विषम धन पूर्णांक मिलेंगे, और जो छोड़ रहे हैं संख्या को हमारे क्या है समधन पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विषम धन पूर्णांक क्या होता है, विषम धन पूर्णांक वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा अपना ही करता है, एक यहाँ पे शेष बच जाता है। और दोस्तों एक बात याद रखिए कि जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पूर्णांक ले जाएंगे, मतलब पूरा पूरा भाग ले जाएंगे, ये नहीं कि हम दशमलव में भाग लेकर जाएंगे। ऐसे दोस्तों दशमलव हमको भाग नहीं देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा विषम धन पूर्णांक का परिभाषा और नियम। अब दोस्तों हम चलते हैं संपूर्ण संख्या के पास। तो दोस्तों देखिए संपूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों संपूर्ण संख्या बहुत ही ऐसी कम संख्याएं होती हैं जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अब हम आपको संपूर्ण संख्या के बारे में समझाने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग संपूर्ण संख्या के बारे में जान रहे थे। तो दोस्तों देखिए संपूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों संपूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड का योगफल, संपूर्ण संख्या इसकी परिभाषा समझिए, संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड का योगफल उस संख्या का यदि 2 गुना प्राप्त होता है तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योगफल उस संख्या का 2 गुना प्राप्त हो जाए तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे संपूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में यहाँ 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। तो दोस्तों 2 का गुणनखंड अगर हम आपसे पूछें तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा। 2 हमारा 1 के भी पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में आता है, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो जिस संख्या के पहाड़ा में ये 2 आता है ना वही इसका गुणनखंड कहलाएगा। अब दोस्तों हम 3 के पास आते हैं। तो 3 किसकी संख्या का मतलब 3 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो हम देखेंगे कि ये किसके किसके पहाड़ा में आता है। 1 के पहाड़ा में आता है दोस्तों, और किसके पहाड़ा में आता है 3 के पहाड़ा में आता है। 1 के पहाड़ा में भी 3 आएगा और 3 के भी पहाड़ा में आएगा, और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो इसे 3 का गुणनखंड 1 और 3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों हम 4 की बात करें तो 4 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा और दोस्तों 4 के पहाड़ा में आएगा। ठीक है, 1 के पहाड़ा में भी 4 मिलेगा, 2 के भी पहाड़ा मिलेगा और 4 के, और किसी के पहाड़ा में ये 4 नहीं मिलेगा। तो 4 के दोस्तों ये हमारे क्या होंगे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम 5 की बात करें तो 5 हमारा 1 के पहाड़ा में मिलेगा और 5 के पहाड़ा में मिलेगा, और किसी के पहाड़ा में नहीं आने वाला है। ऐसे दोस्तों हम 6 की बात करें तो 6 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में भी आएगा, 3 के पहाड़ा में भी आएगा और 6 के भी पहाड़ा में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी संख्याओं के हमने आगे क्या लिख दिया गुणनखंड, इनके फैक्टर लिख दिया कि मतलब इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यही है, इनसे इससे ये क्या होते हैं विभाजित हो जाते हैं। इसे दोस्तों हम एक तरह से और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 6 के ये 1 2 3 6 जो दिए गए हैं इनके क्या हैं गुणनखंड हैं, मतलब इनसे भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, अब ये मान लीजिए 2 का गुणनखंड ये दोनों लोग बने हैं, एक 1 बना एक 2 बना है। दोस्तों अगर 1 और 2 को हम यहाँ जोड़ दें, 1 में 2 को क्या करें यहाँ पे जोड़ दें, मतलब जोड़ना है दोस्तों, आपको 1 में 2 को जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे दोस्तों 1 में 3 को जोड़ दें तो क्या आएगा, यहाँ इनको जोड़ दें तो क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे 1 2 और 4 ये तीनों को हमें जोड़ना है दोस्तों, तो बताइए क्या आने वाला है
4 2 6, ये कितना आएगा 7। अब दोस्तों 1 और 5 को जोड़िए तो क्या आएगा 6। और इन चारों को जोड़िए दोस्तों, देखिए क्या आने वाला है। तो दोस्तों 6 और 3 कितने होते हैं 9। 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11, और 11 में जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 12। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ने पे 12 आया, इनको जोड़ने पे 6 आया, इनको जोड़ने पे 7, इनको जोड़ने पे 4, इनको जोड़ने पे 3। अब हमें देखना है क्या ये जो प्राप्त हो रहा है इसका ये दुगुना प्राप्त हो रहा है, इससे क्या ये दुगुना है। इस 2 में मैं 2 का गुणा करूंगा तो आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। अगर 2 में मैं 2 का गुणा करूं तो ये 3 नहीं आएगा, ये संख्या नहीं आएगा। ऐसे ही दोस्तों क्या 3 का ये दुगुना है 4, क्या 3 में मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये 4 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। 3 में यदि 2 का गुणा करें तो 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा संपूर्ण संख्या नहीं है। संपूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है कि इस संख्या में यदि हम 2 का गुणा करें, इस संख्या में यदि हम 2 का गुणा करें तो यह संख्या हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। जिनको जोड़ने पर, जैसे इनके गुणनखंडों को जोड़ने पे जो बना है यह संख्या आना चाहिए। तो भाई 2 में 2 का गुणा करने से देखिए कहाँ 3 आने वाला है, आने वाला है, नहीं आने वाला। तो हम 2 को कहेंगे संपूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे 3 में जब 2 का गुणा कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 हो रहा है, ये 4 नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये संपूर्ण संख्या नहीं है। इस 4 में दोस्तों अगर हम 2 का गुणा करें तो 8 आएगा, ये 7 नहीं आएगा, इसलिए भी हमारा संपूर्ण संख्या नहीं है। अगर 5 में दोस्तों हम 2 का गुणा करें तो 5 दूनी क्या आएगा 10, ये 6 नहीं आएगा, इसलिए भी हमारा संपूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर 6 में हम 2 का गुणा करें तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी कि हमारा संपूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण संख्या कैसी संख्या होती है। संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंडों का योगफल करने पर जो प्राप्त होता है इस संख्या का दुगुना होना चाहिए। इस संख्या का क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो इतने मैंने संख्या लिखा इसमें से बताइए, इसमें से संपूर्ण संख्या कौन सी संख्या होगी दोस्तों 6 होगी, बाकी कोई के कोई हमारा संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। संपूर्ण संख्या कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड जो होते हैं, जिन जिन संख्याओं से हमारी संख्या कट रही है, इनके गुणनखंडों का योगफल करने पर जो प्राप्त हो रहा है यह संख्या उस संख्या का यदि दुगुना है तो संपूर्ण संख्या है। यदि इस संख्या का ये दुगुना नहीं है, इस संख्या का दुगुना ये नहीं है, तो हम बोलेंगे संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको संपूर्ण संख्या भी दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के पास। जो ऋणात्मक पूर्णांक हमारा 2 पार्ट में टूटा हुआ है। दोस्तों हमने ऋणात्मक पूर्णांक आपको समझा दिया था कि 0 के बाएं साइड में जितने भी हमारे संख्या रेखा पर अंक आते हैं, जो पूरा पूरा मतलब हो, कैसे हो पूरा पूरा एक पूर्णांक के रूप में हो, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आगे चले जाए, उसको ही ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक में देखिए 2 तरह की संख्याएं हैं, सम ऋण पूर्णांक और एक विषम ऋण पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सम ऋण पूर्णांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, -6 लिख दिया, -8 लिख दिया, -10 लिख दिया, -12 लिख दिया, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम इनको 2 से भाग करें, तो क्या ये 2 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। 2 से देखिए हमारा ये एक बार में कट जाएगा, 2 से ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 से एक और बार में कटेगा 3 बार में, 2 से एक और बार में कटेगा 4 बार में, 2 से इसको काटिए 5 बार में, 2 से इसको काटिए 6 बार में। तो दोस्तों देखिए जब मैंने -2 को 2 से काटा तो इसका रिपोर्ट क्या मिला -1। ऐसे 2 से जब मैंने -4 को काटा तो इसका रिपोर्ट क्या बचा -2। 2 से जब -6 को काटा तो इसका रिपोर्ट क्या मिला -3। यानी ये पूरा पूरा दोस्तों कट जा रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सम ऋण पूर्णांक इनको कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सम ऋण पूर्णांक, यानी कि ये हमारे सम ऋण पूर्णांक हैं। ठीक है, इनको भी हम सम कहेंगे। ऋण में भी हमारे सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे सम संख्या कहलाती हैं। जो 2 से नहीं कटती है वही क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने -5 को ले लिया, अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़ा में 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जब दोस्तों 2 के पहाड़ा में 5 अइबे नहीं करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम ऋण पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, विषम ऋण पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, पहाड़ा जितना बार भी पढ़ते हैं पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि हम दशमलव में पहाड़ा पढ़ें, दशमलव में पहाड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सम विषम की पहचान कभी भी करिए तो दशमलव में पहाड़ा को मत पढ़िए, नहीं तो दशमलव में पहाड़ा पढ़ेंगे तब तो संख्या कट ही जाएगा, और जब कट जाएगा तो आप गलत बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी भाग देना है कि पूरा पूरा संख्या लेकर जाइए और पूरा पूरा दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 225 की बात करें
कि -225 क्या हमारा सम ऋण पूर्णांक है कि विषम ऋण पूर्णांक है। तो दोस्तों -225 को हम भाग देकर यहाँ चेक कर लेते हैं। 2 से हम 225 में यहाँ भाग कर देते हैं दोस्तों। ये माइनस चिन्ह यहाँ पर जो है उसको अभी रहने दीजिए, उसके बारे में आप मत समझिए, बस इतना देखिए क्या ये 225 कट रहा है, अगर कट जाएगा तब तो ठीक है और नहीं कटेगा तब भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए माइनस ही लगा के आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों बताइए हमें -2 में भाग देना है, यहाँ आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए। 2 के पहाड़ा एक बार पढ़िए, तो 2 करने कितना आएगा -2। क्यों -2 आएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस के गुणा से माइनस आ जाता है। चलिए अब यहाँ माइनस चिन्ह थे दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, अब ये हमारा क्या हुआ, कट जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 2 को फिर उतारेंगे। अब दोस्तों एक बार जब माइनस लगा है तो बार बार हमें माइनस नहीं लगाना, और ये बार बार ये माइनस नीचे आएगा भी नहीं। अब दोस्तों ये बताइए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, घटाना करेंगे दोस्तों इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों कौन आएगा, 5 आएगा। 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी कितना होगा, 4, घटाना करिए दोस्तों, यहाँ घटाना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ शेष बच जा रहा है। अब ये नहीं कि हम यहाँ दशमलव लगा करके यहाँ 0 उतार दें और कहें 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। दोस्तों ऐसे हमें दशमलव में नहीं काटना है, ठीक है, हम बस इतना ही तक काटेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ 1 आ गया, यानी कि ये 2 से नहीं कट रहा है, तो दोस्तों हम बोलेंगे -225 जो दिया है ये हमारा क्या है, विषम ऋण पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमने जितना भी आपको इसमें समझाया संख्या पद्धति के बारे में आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको ये पूरा के पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, तो दोस्तों इसको आप पूरा के पूरा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों यदि आप इसे देख लेते हैं तो संख्याओं के बारे में आपको बहुत काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।